नमस्ते दोस्तों, मैंने जो पहला वीडियो डाला था रिट की तैयारी कैसे करें, उसके बाद में तो इतने कमेंट आने लग गए व्हाट्सएप पर या फिर जैसे भी टेलीग्राम पर कि सर टेस्ट सीरीज़ कब से स्टार्ट कर रहे हो। मेरी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करने की इच्छा तो लास्ट के 2 मंथ में थी, लेकिन इतने बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर जल्दी ही कीजिए। तो ये आपकी ना केवल टेस्ट सीरीज होगी बल्कि आपकी एक रूपरेखा भी होगी कि आपकी रिट की तैयारी को एक संपूर्ण रूप किस तरह से दिया जाएगा, यानी कि आपको किस तरह से आपकी सामाजिक विज्ञान की तैयारी करनी है। सामाजिक विज्ञान का मतलब है सामाजिक अध्ययन, यानी कि चाहे आपके अंग्रेजी हो, संस्कृत हो या हिंदी हो, किसी प्रकार का सब्जेक्ट रहा हो, आपको सामाजिक विज्ञान के प्रश्न हल करने पड़ेंगे। यानी कि आपकी जो हम टेस्ट सीरीज लेंगे वो आपकी साइंस और मैथ्स के अलावा आपके सब में काम आने वाली है। उम्मीद कीजिए कि आपको जो मैं टेस्ट सीरीज दूंगा वो आपके एक तैयारी को संपूर्ण रूप देगी और साथ में ही आपको ये भी दिशा प्रदान करेगी कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है, कौन कौन से मैटर आपको पढ़ना आवश्यक है। इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जो मेरा उद्देश्य था मैंने आपसे पहले भी बोल दिया कि आप में से जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से अधिकांश अभ्यर्थियों का इस भर्ती में सिलेक्शन दिलाना है। अब कैसे भी दिलाऊं वो आपको मैं बताता जाऊंगा, लेकिन आपको अपनी रूपरेखा यानी कि तैयारी तो आपको स्वयं ही करनी होगी। चलो देखिए शुरू करते हैं। आपके टोटल एसएसटी में 60 क्वेश्चन आते हैं। 60 क्वेश्चन में से आप एक देखिए 10 क्वेश्चन आपके शिक्षण विधियों के होते हैं, यानी कि शिक्षण विधियाँ आपके हिंदी में भी आती है, संस्कृत में भी आती है, अंग्रेजी में भी आती है, सब में शिक्षण विधियाँ आती है। उसमें 10 क्वेश्चन कम करने के बाद में आपके टोटल सामाजिक विज्ञान के एसएसटी के 50 क्वेश्चन रह जाते हैं। अब 50 क्वेश्चन यानी कि अब हम टेस्ट शुरू करें उससे पहले आप एक पॉइंट समझ लीजिए कि आपके पहले 50 क्वेश्चन में से कौन कौन से विषयों से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि आपके लिए ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर उसके हिसाब से हम टेस्ट जरूर शुरू करेंगे, क्योंकि आपको किस विषय पर कितना ध्यान देना है ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। संविधान से 2017 की भर्ती में 10 क्वेश्चन पूछे गए और 2015 की भर्ती में भी 10 क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि संविधान से हर बार 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आपको पढ़ना इम्पोर्टेंट है। भारतीय इतिहास से 2017 में 10 क्वेश्चन पूछे गए, 2015 में 15 क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि भारतीय इतिहास से भी 10 क्वेश्चन से कम आने वाले नहीं है, यानी कि आपको भी उतना ही पढ़ना आवश्यक है। यानी कि 2015 में कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन पूछे गए। भारत के भूगोल से 2017 में 10 क्वेश्चन पूछे गए, 2015 में भी 10 क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि भूगोल से भी 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। राजस्थान जीके से 2017 में 15 क्वेश्चन पूछे गए और 2015 में 10 क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि 2017 में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2015 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो राजस्थान जीके से इस बार हो सकता है कि आपके वेटेज बढ़ा दिया जाए, यानी कि जो 15 की जगह अब आपके 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला लास्ट था आपके विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल से दोनों बार आपके 5-5 क्वेश्चन पूछे गए। तो हम जो फर्स्ट वाली जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे वो विश्व के भूगोल से ही स्टार्ट करेंगे, यानी कि हमें 5 में से 5 नंबर लाना अनिवार्य है, यानी कि विश्व के भूगोल से हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आज का टेस्ट है विश्व के भूगोल के, कुल हम 2 टेस्ट लेंगे। पहला टेस्ट उसकी तरह से देखेंगे कि जो पहले क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए थे, किस तरह से पूछे गए थे, उनके बारे में जानकारी प्रदान करना हमारे लिए आवश्यक है। चलो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। देखिए आपके विश्व के भूगोल से मैंने बताया आपके टेस्ट शुरू करने से पहले कि 2017 में भी 5 और 2015 में भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए। अब 2017 में जो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे ये 5 क्वेश्चन ये वाले हैं 5 क्वेश्चन। ठीक है, ये फर्स्ट वाले 5 क्वेश्चन हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका 2017 में पूछा गया था, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अब इससे आप एक अंदाज़ा लगाइए कि आपको एशिया पूछा तो यानी कि आपको 7 महाद्वीप पढ़ना आवश्यक है। एशिया की सबसे
लंबी नदी थी यांगतीसी या यांगटी सिकियांग, जो चीन में बहती है, जो एशिया की सबसे लंबी नदी भी है। चीन में ही एक नदी हो रही आंगो, उसको पीली नदी भी कहा जाता है, आंगो नदी को। तो आपको सभी महाद्वीपों की नदियों को ध्यान रखना है कि सभी महाद्वीपों की सबसे बड़ी नदी क्यों है। यानी कि जैसे इस बार एशिया की पूछा तो अगली बार हो सकता है कि यूरोप की पूछ ले, दक्षिण अमेरिका की पूछ ले, अफ्रीका की पूछ ले। साथ में ही आपको भी ध्यान रखना है कि विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील है। उसके बाद में अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। अमेजन नदी जो कहाँ है? नील नदी आपके अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और अमेजन नदी आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में याद करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। तो नदियों से संबंधित आपको याद करना है, यानी कि नदियाँ वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। अगर आप देखो तो इसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अमेजन के जो जंगल है, यानी कि अमेजन नदी जहाँ पर बहती है वहाँ पर भूमध्य रेखा है, यानी कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में हमेशा सदाबहार वन पाए जाते हैं, यानी कि भूमध्य रेखीय वन। और सदाबहार वनों को विश्व का पेपड़ा भी कहा जाता है। विश्व का पेपड़ा इसलिए क्योंकि ये वन इतने घने होते हैं कि विश्व की अधिकांश ऑक्सीजन का जो उत्पादन है ये विषुवत रेखीय वन ही करते हैं। इस कारण इनको विश्व का पेपड़ा भी कहा जाता है, अमेजन के जंगलों को। अमेजन के जंगलों में ही विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा भी पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आपको, यानी कि आपको ये क्वेश्चन, आप ये भी देखना कि जो पहले क्वेश्चन पूछे गए थे तो उसके आसपास के मैटर को आपको कंप्लीट याद करना है। ये हमारा टेस्ट सीरीज का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि किलिमंजारो चोटी किस देश में स्थित है, यानी कि पर्वत चोटी। यानी कि हमसे देशों, आपने देखा कि नदी भी पूछ ली विश्व से संबंधित, विश्व भूगोल से संबंधित। किलिमंजारो चोटी यानी कि पर्वत भी पूछ लिए, यानी कि नदियाँ भी याद करनी है, पर्वत भी याद करने हैं, पठार भी याद करने हैं। जैसे विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार। विश्व का जैसे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अपन माउंट एवरेस्ट। इस तरह से किलिमंजारो चोटी कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में, तंजानिया देश में है जहाँ पर। इसी तरह आपको सभी पर्वतों की चोटियाँ, जैसे रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका में है। इसी तरह से एंडीज पर्वत कौन से महाद्वीप में? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। तो इन पर्वतों की चोटियों को भी आपको याद रखना है। यानी कि अगला क्वेश्चन था आपके समताप सीमा वाला, कि समताप सीमा का औसत तापमान कितना रहता है। अब देखिए, औसत तापमान पूछा गया, समताप सीमा का औसत तापमान कितना होता है। तो आपको ध्यान रखना है समताप सीमा आपकी वायुमंडल से है, यानी कि आपको विश्व के वायुमंडल का अध्ययन करना आवश्यक है। अब वायुमंडल का अध्ययन करते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि वायुमंडल में जब आपके समताप सीमा पूछा तो आपको पूरी जो जितनी भी परतें हैं वो आपको याद होना चाहिए। जैसे आपके वायुमंडल में कुल मिलाकर कितनी परतें हैं देखते हैं। आपके सौर मंडल भी है, समताप मंडल भी है, मध्य मंडल भी है, आयतन मंडल भी है और बहिमंडल भी है। कितने मंडल हुए? 5। सौर मंडल आपके यहाँ सबसे नीचे है, समताप मंडल इसके ऊपर है, मध्य मंडल इसके ऊपर है और आयतन मंडल इसके ऊपर है और सबसे ऊपर है बहिर्मंडल। ठीक है, यानी कि सबसे ऊपर वाला मंडल कौन सा है? बहिर्मंडल। सबसे नीचे वाला कौन सा है? सौरमंडल। मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है वो सब कुछ इस सौरमंडल में ही होती है। यानी कि मौसम संबंधित, यानी कि जैसे जितने भी मौसम का गरजना, पानी, बादल जो भी होता है सब कुछ सौरमंडल में ही होते हैं। समताप मंडल बिल्कुल में उसमें कुछ भी नहीं होता। समताप मंडल में यानी कि हमेशा तापमान समान रहता है। अब तापमान का हुआ तो आपके ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वायुमंडल में ऊपर जाने पर, यानी कि ऊपर जाने पर यानी कि तापमान घटता है कि अब बढ़ता है। तो ध्यान रखना, ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने पर तापमान घटता है एक सीमा तक, यानी कि ऊपर जाने पर 165 मीटर ऊपर जाएंगे तब 1 डिग्री तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 165 डिग्री ऊपर जाने पर 1 डिग्री तापमान कम हो जाएगा। लेकिन हम नीचे जाएंगे, यानी कि अगर हम नीचे जाएंगे धरातल के अंदर तो 32 मीटर नीचे 1 डिग्री तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है,
1 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में मध्य मंडल रहता है, आपने देखा होगा जो आकाश के जो तारे टूटते हैं उनको उल्का कहते हैं। जो उल्काएं होती है टूटते हुए तारे वो मध्य मंडल में आकर जल जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आयतन मंडल है तो आयतन मंडल में जो अपने जो सैटेलाइट होते हैं वो रहते हैं। बहिमंडल के बारे में अभी उतनी जानकारी नहीं है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि आपकी जो क्वेश्चन पूछा गया समताप सीमा का, तो आपको वायुमंडल अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से विस्तार से आपको देखना होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके बेसाल्ट सेल किसका उदाहरण है। अब देखिए सेल, अब सेल समझिए, सेल क्या होता है, सेल का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब होता है चट्टान, यानी चट्टान या सेल भी बोल सकते हैं। अब बेसाल्ट सेल किसका उदाहरण है पहले समझिए। देखो सेल यानी कि चट्टान को अपन को पढ़ना है, यानी कि अपन को क्या क्या पढ़ना है, नदियाँ पढ़ना है, पर्वत पढ़ने हैं, पठार पढ़ने हैं, वायुमंडल पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब पूछ लिया आपके सेल यानी कि चट्टान, चट्टान वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे रहा हूँ ताकि आपको ईजी रहे। जैसे चट्टान पढ़ोगे तो चट्टान में आपके 3 तरह की चट्टानें होती है। पूरे विश्व में केवल 3 तरह की ही चट्टानें मिलती है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। कायांतरित को रूपांतरित भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रूपांतरित। आप कंफ्यूज मत होना कि रूपांतरित क्या होता है या कायांतरित क्या होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। आग्नेय चट्टान, आग्नेय यानी कि आग से बनी हुई, यानी कि जो अपनी पृथ्वी होती है, इस पृथ्वी के नीचे से ज्वालामुखी के माध्यम से लावा बाहर निकलता है। अगर मान लीजिए ये ज्वालामुखी है और ज्वालामुखी में से जो लावा है वो धरातल के बाहर न निकलकर पाताल में ही जम जाता है जो लावा, तो उसको मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्मा। यानी कि मैग्मा क्या है, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि लावा और मैग्मा दोनों एक ही है, यानी कि दोनों ज्वालामुखी से निकला हुआ पदार्थ है। अगर वो ज्वालामुखी का जो पदार्थ केवल धरातल पर नहीं आता, पाताल में ही जम जाता है, तो उसको मैग्मा बोलते हैं। अगर वो धरातल पर आ जाता है तो उसको लावा बोलते हैं। तो ज्वालामुखी के पदार्थ, जो ज्वालामुखी स्फोट होता है तो गर्म जो लावा होता है, उस लावा के जमने से आग्नेय सेलों का निर्माण होता है। पृथ्वी पर जो सर्वप्रथम सेलें बनी थी वो आग्नेय सेलें थी, इस कारण इनको प्राथमिक सेलें भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेलें। यानी कि प्राथमिक सेलें कौन सी है, आग्नेय सेल, जो ज्वालामुखी से इसका निर्माण हुआ और सर्वप्रथम ये बनी। अगली थी अवसादी सेलें। अवसादी सेलें ऐसी सेलें होती है जो अवसाद के जमा होने से बनती हैं। जैसे पानी जमा करता है रेत को, कंकर को, इसी तरह वायु उड़ा के ले जाती है कंकर, धूल वूल, उससे भी वायु से भी जैसे बालू का स्तूप बन जाते हैं। तो अवसाद के जमा होने से जो चट्टानें बनती है उनको हम अवसादी सेलें कहती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपकी तीसरी वाली सेल आती है कायांतरित या रूपांतरित सेल। कायांतरित या रूपांतरित सेल कौन सी होती है, ऐसी सेल है जो दोनों सेलों में परिवर्तन से होता है। जैसे अपन मान लेते हैं कोयला है, कोयले का रूप परिवर्तित हो जाता है, तो कोयला का बहुत हजारों सालों तक उससे पानी गिरता है, वायु चलती है, यानी कि विभिन्न कारकों के माध्यम से, यानी कि अलग अलग कारक रहते हैं, उन कारकों के माध्यम से जो प्रभाव पड़ता है तो उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, तो वो कहलाते हैं कायांतरित सेल। जैसे आपके पत्थर है तो पत्थर पर विभिन्न कारकों के कारण वो पत्थर घिस कर आपके संगमरमर बन जाता है, यानी कि रूप परिवर्तित हो जाता है, तो कहलाते कायांतरित या रूपांतरित सेल। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आपको चट्टानें पढ़नी है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक पोषण से दूसरे पोषण में ऊर्जा का औसत ऊर्जा का प्रवाह कितना होता है। यानी कि जैसे एक पोषण से दूसरे पोषण में ऊर्जा का प्रवाह कितना होगा, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन देखना, आपके विश्व को भूगोल पढ़ोगे तो उसमें नहीं आएगा। जिन अभ्यर्थियों ने ये क्वेश्चन, जैसे कोई 1-2 क्वेश्चन 2-5 क्वेश्चन उठ पटांग रहते हैं, ये उनके काम आते हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा कुछ पढ़ा है। अब आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है आरबीएससी और एनसीईआरटी की किताबें, यानी कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक की जो किताबें चलती है
सामाजिक की, यानी कि राजस्थान अध्ययन या दूसरी, तो उनको पढ़ना है। उनमें ये क्वेश्चन आपके मिल जाएगा, यानी कि एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में औसत ऊर्जा का प्रवाह कितना होता है, ये आपको उसमें मिल जाएगा। अगर आप केवल किसी एक गाइड पर रहते हो, यानी कि गाइड तो आपको एक पढ़नी है, कौन सी भी एक मार्केट से गाइड ले लेना, लेकिन एक्स्ट्रा के रूप में आपको आरबीएससी की किताबें जरूर पढ़नी है, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन आरबीएससी की किताबों से ही लिए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, यानी कि एक्स्ट्रा चीज़ें जो पूछी जाएगी आपके, वो आरबीएससी की या एनसीईआरटी किताबों से ही ली जाएगी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। यह आपको समझ में आ गया। अब देखिए 2015 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो उनसे संबंधित ही आपको मैटर आसपास का पढ़ना है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया 2015 में कि पृथ्वी का स्थलीय क्षेत्रफल कितना है, यानी कि पृथ्वी के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा टॉपिक भी मिल जाए जिससे ब्रह्मांड क्या है उसको बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना, यानी कि जो टॉपिक आपके दे रखे हैं सिलेबस में उसको ही आपको पढ़ना है। अब पृथ्वी का स्थलीय क्षेत्रफल कितना है, जैसे आपके पृथ्वी है तो पृथ्वी पे आपके 71% भाग पर तो क्या है, जल है। ठीक है, अब 29% पर क्या है, स्थल। ये तो आपका पृथ्वी का सीधा सीधा भाग हो गया। यानी कि हम इस तरह से देख सकते हैं कि पृथ्वी का टोटल जो क्षेत्रफल है 51 करोड़ किलोमीटर है। कितना है, 51 करोड़ किलोमीटर। 51 करोड़ किलोमीटर में से लगभग आपके 36 करोड़ किलोमीटर क्षेत्रफल पर क्या है, पानी है, और बाकी बचे हुए 14 पॉइंट जो भी है आपके स्थल है। यानी कि 14 करोड़ किलोमीटर पर क्या है, स्थलीय भाग है, और 36 करोड़ क्षेत्रफल पर, यानी 36 करोड़ किलोमीटर पर आपके पानी है। यानी कि इस तरह से भी अपन याद कर सकते हैं कि 51 करोड़ किलोमीटर तो पृथ्वी का कुल विस्तार है, और 36 करोड़ किलोमीटर पर पानी है, और 14 किलोमीटर पर स्थल है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि जो कुल जल है इस 71% जल में से कितना सबसे बड़ा महासागर कौन सा, यानी कि महासागर आपको पढ़ना है। कौन सा छोटा महासागर है, कौन सी महासागर की क्या विशेषता है। जैसे सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में ही सर्वाधिक गर्त मिलते हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, प्रशांत महासागर में स्थित है। कौन सा है, मेरियाना गर्त है, यानी कि मेरियाना गर्त। यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि पृथ्वी की सबसे ऊंचा और पृथ्वी के सबसे नीचे भूभाग में कुल कितना अंतर है। जैसे पृथ्वी का सबसे ऊंचा भाग है, क्या है आपको पता है, बताओ क्या है, माउंट एवरेस्ट। क्या है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे ऊंचा भाग है, और पृथ्वी का सबसे नीचा भाग है मेरियाना गर्त। क्या है, मेरियाना गर्त। ठीक है, मेरियाना गर्त, समझ में आया। यानी कि मेरियाना गर्त कहाँ है, प्रशांत महासागर में, और माउंट एवरेस्ट कहाँ है, हिमालय में, हिमालय पर्वत श्रृंखला में। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग 8.5 किलोमीटर, और मेरियाना गर्त की गहराई है लगभग आपके 11 किलोमीटर के लगभग। यानी कि 8 किलोमीटर तो ऊंचाई है और 11 किलोमीटर नीचाई है। टोटल लगभग आपको होता है 20 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि आपके क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं, आपको ध्यान रखना है। यानी कि पृथ्वी के सबसे ऊंचा है और सबसे गहरे स्थान की जो अंतर है कितना है, 20 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी कि मैं आपको, विश्वास रखिए, मैं आपको एक एक टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको आपको क्लियर करता जाऊंगा। अब आपकी ये आ गया वायुमंडल की दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। अब मैंने आपको पहले बताया था, मैंने आपको 5 परतें बताई थी। मैंने आपको सौर मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयतन मंडल और बही मंडल। तो आपको उम्मीद है कि आपको ये याद होगी। इसके बाद में कौन सी कायांतरित चट्टान है, आगे देखो। यानी कि जो टॉपिक आपसे इससे पूछे जा रहे हैं वही टॉपिक इससे पूछे जा रहे हैं, केवल प्रश्न चेंज हो रहे हैं। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि आपको इससे संबंधित ही प्रश्न अच्छे से पढ़ने हैं। ये देखिए, ये टॉपिक जो है आपके, इन टॉपिकों को अच्छे से क्लियर करना है। यानी कि आपको वायुमंडल वाला भाग अच्छे से कंप्लीट करना है। उसमें से निश्चित आपके एक क्वेश्चन आएगा। चट्टान वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। पृथ्वी वाला, इनके महाद्वीप और महासागर वाला आपको एक अच्छे से टॉपिक कंप्लीट करना है। यानी कि 3 क्वेश्चन तो आपके 100% यहाँ से ही आएंगे, क्योंकि 2 साल से लगातार आपके यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन आपको अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि 3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, तो यानी कि 3 की जगह 2 भी आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आएंगे ही जरूर आपके यहाँ से।
ये मेरे जो टेस्ट सीरीज लेने का उद्देश्य था यही था कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। एक तो आप जो विश्व का बुक खोल के कोई एक टॉपिक ले आओ, उसमें ब्रह्मांड भी दिया हुआ हो, उसमें सब ग्रह भी दिए हुए हैं, बुध बृहस्पति शुक्र सब ग्रह दिए हुए हैं, उनको नहीं पढ़ना। आपको मेन टॉपिक ही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। अब सिलेबस के हिसाब से हम जो टेस्ट आपके दे रहे हैं, इस टेस्ट में तो हम उन टेस्ट का इस टेस्ट में हम वो प्रश्न देख रहे हैं जो पहले पूछे गए हैं। अब जो नेक्स्ट टेस्ट लेंगे आपका विश्व का भूगोल का, उसमें मैं खुद क्वेश्चन बनाऊंगा। उन क्वेश्चन बनाने के बाद में फिर आपको दूंगा, यानी कि जो मेरे चाटे हुए क्वेश्चन आपको दूसरे टेस्ट में करवाऊंगा, जिसको मैं 2-3 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा जब भी मुझे समय मिलेगा। तो अब अगला है आपके जीव और पर्यावरण के मध्य कौन सा रासायनिक चक्र चलता है। यानी कि आपके चक्र चलते हैं, यानी कि वायुमंडल में बहुत सारे चक्र मिलते हैं, जैसे जैव भू रासायनिक चक्र, गैसीय चक्र, ऑक्सीजन चक्र या जलीय चक्र या नाइट्रोजन चक्र। बिल्कुल आसान है, आपको अलग भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन था आपके, सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं। यानी कि बहिर्जनिक, देखो पृथ्वी पर 2 तरह की चीज़ें होती हैं। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया आपके। अब आप सोचेंगे कि क्वेश्चन तो उठ पटांग है। उठ पटांग बिल्कुल भी नहीं है, आपके सिलेबस के अनुसार ही है। देखो आपके टॉपिक था, इसमें आप सिलेबस देखोगे तो उसमें दिया हुआ है कि पृथ्वी की परिवर्तनकारी शक्तियाँ। अब पृथ्वी की परिवर्तनकारी शक्तियाँ 2 तरह की है, एक तो बहिर्जात, एक अंतर्जात। बहिर्जात यानी कि पृथ्वी के धरातल के ऊपर होने वाली प्रक्रियाएं, और एक अंतर्जात यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाली क्रियाएं, जैसे भूकंप धरातल के अंदर होता है, ज्वालामुखी धरातल के अंदर होता है, और ऊपर जैसे नदी बहती है तो वो भी क्या करती है, बड़ी बड़ी पहाड़ियों को समतल कर देती है। वायु चलती है, वायु से चलता है। तो इस तरह से बहिर्जन बाहर की जितने भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती है उसको क्या बोलते हैं, अनाच्छादन। अनाच्छादन में ही 2 चीज़ें होती है, एक होती है अपर्दन, एक होता है अपक्षय। यानी कि अपर्दन किसे कहते हैं, अपक्षय किसे कहते हैं। ये अनाच्छादन के 2 प्रकार है। इनको विस्तार से मैं जो दूसरी टेस्ट सीरीज लाऊंगा उसमें आपको सबसे संबंधित इनको मैं आपको विस्तार से बता दूंगा। ये टेस्ट सीरीज तो हमने इसलिए फर्स्ट वाली ये बताई थी कि विश्व के भूगोल से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सब प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और मैं एक कोशिश और कर रहा हूँ कि मेन इम्पोर्टेंट यानी कि आरबीएससी की जितनी भी बुक चलती है उन बुकों के सभी क्वेश्चन में अलग से एक ग्रुप बनाकर, यानी कि एक अलग सीरीज वाइज उनको अलग से कर लो और आपको प्रोवाइड करूँ। यानी कि आपका जो इधर उधर देखते हो उनको, आपको जो मैंने कहा था कि जो जीवन का उद्देश्य है, यानी कि आप में से ही कुछ अभ्यर्थियों का सिलेक्शन दिलाना, जो मेरे लिए एक गर्व की बात होगी। और इस उद्देश्य में अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरी मेहनत के साथ आपको भी दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप निश्चित, यानी कि आप दे रखिए, आप रात में सोते समय ये ध्यान रखें कि अगले दिन की रूपरेखा क्या होगी। यानी कि सोते समय ही आप ये ध्यान रख लीजिए कि अगले दिन मुझे क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कितना पूरा करना है। साथ में ये भी देख लीजिए कि मुझे 15 दिन के अंदर अंदर कितना पूरा करना है। यानी कि जितना मेहनत जैसे दूसरे करते हैं, यानी कि जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, या मुझे तो कुछ भी मत माने, लेकिन आप दुगनी मेहनत कीजिए। आप स्ट्रेटेजी बनाइए, अपनी रणनीति बनाइए, उसके हिसाब से आप तैयारी करते रहिए। और मैं आपको समय समय पर 2 या 5 या 6 दिन में जब भी एक बार वीडियो लेके आऊँगा तो आपको लिए मैं बताता रहूँगा। कहीं भी चूक हो तो मैं, हो सकता है कि मेरे से पढ़ाने में कहीं कहीं मिस्टेक हो जाए, कुछ गलत शब्द निकल जाए, हूँ तो इंसान ही, हो सकता है कि मेरे से कुछ गलत निकल जाए, तो उसमें मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ गलत हुआ। अगर वो मुझे लगा गलत है तो मैं आपको उसमें सुधार कर दूंगा, उसमें मैं वापस उसमें कमेंट के माध्यम से मैं उसमें सुधार कर दूंगा। लेकिन आपकी तैयारी जो है गलत दिशा में नहीं होना चाहिए। इसके बारे में फिर मैं आपसे अलग से बात करूंगा, यानी कि हमें किस तरह से तैयारी आगे बढ़ानी चाहिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर विस्तार से बहुत सारी बातें करेंगे टेस्ट के साथ साथ। अभी के लिए अलविदा, नमस्कार।